हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। पहले आप लोग खुद सॉल्व किया करें क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करते हैं पहले आप वीडियो पॉज करके खुद उसका आंसर किया करें, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू क्या करें। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द CAG। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है CAG का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं CAG की, तो ऑडिट करना ग्रांट्स को, ग्रांट्स एंड लोन्स जो हैं वो ऑडिट करना, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, और जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं उनको सबमिट करना, सो सबमिशंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। तो ये सारे काम होते हैं CAG के। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ऑडिटिंग द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सो ये काम होता है। सो हमसे यहाँ पे नॉट पूछ रहे हैं, जो फंक्शन नहीं है। सो यहाँ पे ये तो होता है, यही काम होता है और CAG का। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा, बट ये सही आंसर है तो आपको सही पता होना चाहिए। देन सेकंड है, ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स कंपनीज। सो गवर्नमेंट कंपनीज का भी जो अकाउंट्स होता है उनको ऑडिट करना, ये भी काम होता है CAG का। थर्ड है यहाँ पे, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सो ये काम जो होता है ये CAG का नहीं होता है। सो एडवाइस करना प्रेसिडेंट को, ये सारे काम नहीं होता। CAG का बेसिकली जो काम होता है वो ऑडिट करना होता है, ग्रांट्स को, लोन्स को, रिसिप्ट्स को, स्टोर्स एंड स्टॉक्स को, गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऑडिट करना होता है, और ऑडिट रिपोर्ट्स जो होती हैं उसको सबमिट करना होता है। तो ये सारे काम होते हैं, बट एडवाइस करना प्रेसिडेंट को ये कोई फंक्शन नहीं है CAG का। दैट्स वाई जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिकॉज हमसे पूछते थे कि जो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। सो यहाँ पे सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। अच्छा, एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, डिटर्मिनिंग द लीगैलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो ये भी हमने देखा भी कि ये भी काम होता है CAG का। सो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमसे पूछा था जो फंक्शन नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। सो MDR TB से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं हमसे, और हमसे कह रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस TB MDR TB is a form of TB disease caused by a strain of M tuberculosis complex that is resistant to rifampicin एंड आइसोनियाजिड। सो यहाँ पे आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन जो है इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट 1 होगा ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB, ये बेसिकली एक TB डिजीज़ जो कॉज होती है किससे, बाय अ स्ट्रेन ऑफ M tuberculosis। इसका क्या है, ये इसका बेसिकली एक फॉर्म है MDR TB जो है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, BPA-LM रेजिमेन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ MDR TB। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी इसके बारे में। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, यहाँ पे 1 एंड 2 जो होगा ये हमारा दोनों ही राइट आंसर है। सो राइट स्टेटमेंट्स हैं। सो जो हमारी आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, both 1 and 2, both 1 and 2 is the right answer. The next question is, which article of the Indian Constitution mentions the uniform civil code? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, पार्ट्स वगैरह भी स्टेटमेंट में दे देते हैं। तो ये पार्ट 4 में मेंशन है। पार्ट 4 हमारा क्या है, DPSP। सो DPSP और DPSP हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ये DPSP का कॉन्सेप्ट। सो ये हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP। एंड जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा पार्ट होता है DPSP का, और ये जो हमारा आर्टिकल होता है ये होता है आर्टिकल 44। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 44। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 44। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडियोपैथिक प्लूमनरी फाइब्रोसिस प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय। सो ये क्या होता है, IPF बेसिक प्रोग्रेसिव स्कैरिंग ऑफ लंग टिश्यूज विद एन अननोन कॉज। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से वर्ड यहाँ पे मेंशन है, ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमारे जो प्रियम्बल है, सो प्रियम्बल की कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। सो प्रियम्बल जो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है ये मूव किया था। क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। सो 13 दिसंबर 1946 को ये मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सो ये जो है प्रियम्बल उसी का बेसिकली एक फॉर्म कह सकते हैं, जो कि सबसे लास्ट आइटम था जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। सो और प्रियम्बल से रिलेटेड कितनी बार केसेस भी पूछ लेते हैं। सो अगर हम बात करते हैं बैरूबरी यूनियन केस, तो 1960 में हुआ था बैरूबरी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर
केशव नंदा भारती केस जो है 1973, तो 1973 में केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। देन अगेन 1995 में LIC केस हुआ था। LIC केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात रिपीट की थी कि प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो यहाँ पे जो है प्रियम्बल से रिलेटेड कहना चाहिए, प्रियम्बल में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट की गई है, और ये कब की थी, ये हुई थी 1946 में। और ये अमेंडमेंट कौन सा था, ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1946 में ये अमेंडमेंट हुई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में जो है 3 वर्ड्स जो है वो ऐड किए गए थे। कौन कौन से वर्ड थे वो, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 में। सो यहाँ पे जो होगा हमारा कह रहे हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा इंसर्ट किया गया है वर्ड प्रियम्बल में। सो प्रियम्बल में जो एक ही बार अमेंडमेंट हुई है वो हुई है 1976 में, वो अमेंडमेंट थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कितनी बार ज़रूरी नहीं होता आपको पूरा पढ़ना, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ही पूछे कि 44th, और हमारा जो प्रियम्बल अमेंड हुआ है वो सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी 1976 में। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रियम्बल से रिलेटेड अगर मैं एक बात बताऊँ आपको कि कितनी बार पूछ लेते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड बोला है, प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है, ये किसने बोला है, ये है NA पालकीवाला ने। NA पालकीवाला ने ये बात बोली है कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडेंटिटी कार्ड है। सो ये चीज़ कितनी बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट देखिए कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। तो आइडेंटिटी कार्ड प्रियम्बल को किसने बोला है, NA पालकीवाला ने। और अगर बात करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ मेंशन की गई है तो प्रियम्बल जो है, अच्छा प्रियम्बल क्या होता है, बेसिकली प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल होता है। नॉन जस्टिसेबल होता है तो कितनी बार ये भी दे देते हैं स्टेटमेंट में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि नॉन जस्टिसेबल होता है प्रियम्बल एंड नॉन एनफोर्सेबल। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडो श्रीलंका रिलेशन। सो इंडो श्रीलंका रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज डिफाइंड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारी। जो हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है श्रीलंका के साथ वो कैसे डिफाइन होता है, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार का ये हमारा इंडिया, ये जो तमिलनाडु वाला पार्ट है यहाँ पे, और ये जो है श्रीलंका इधर की साइड, तो ये जो है इस एरिया को कहते हैं पाक स्ट्रेट, और यही जो है ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। सो यहाँ पे जो होगा स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द सीडिंग ऑफ कच्छतीवू आइलैंड टू श्रीलंका वॉज पार्ट ऑफ द इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड 1987। सो यहाँ पे जो है ये चीज़ बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो कच्छतीवू आइलैंड है ये इंडिया ने दिया था श्रीलंका को कौन से ईयर में, 1974 में, जो कि इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट था। 1974 में इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था 1974 में। इस एग्रीमेंट के तहत जो है ये कच्छतीवू आइलैंड इंडिया ने दे दिया था किसको, श्रीलंका को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, हम्बनतोता पोर्ट इन श्रीलंका इज सेंट्रल टू इंडियाज़ मैरीटाइम कंसर्न्स रिगार्डिंग चाइनाज प्रेजेंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कितनी बार प्लेसेस एंड कंट्रीज दे देते हैं, तो हम्बनतोता पोर्ट जो है वो कहाँ है, श्रीलंका में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज जो कच्छतीवू आइलैंड दिया है वो हमने 1974 में दिया है इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट के थ्रू। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 3। सो 1 and 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। Option C is the right answer. The next question is, which of the following was a major cause of the global debt crisis in 2008? So global debt crisis हुआ था 2008 में, और ये पूछा इनमें से कौन सा जो एक मेजर कॉज था। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल वेलफेयर। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। जो मेजर कॉज है वो ये नहीं है। यहाँ पे जो होगा मेजर कॉज जो होगा वो होगा रिस्की लैंडिंग प्रैक्टिसेस एंड सब प्राइम मॉर्टेजेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। हमसे मेजर कॉज पूछ रहे थे, जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, डेट क्राइसिस हुआ था 2008 में। और अच्छा एक बार कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो ग्लोबल डेट क्राइसिस हुआ था 2008 में। सो ये जो है इस क्राइसिस का जो है वो इम्पैक्ट इंडिया एंड चाइना पे बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। इंडिया एंड चाइना पे जो ये ग्लोबल डेट था, ग्लोबल डेट क्राइसिस 2008 वाला, इसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था इंडिया एंड चाइना पे। इंडिया एंड चाइना जो है बिल्कुल इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ था इंडिया एंड चाइना पे। तो यहाँ पे जो है हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिस्की लैंडिंग प्रैक्टिसेस एंड सब प्राइम मॉर्टेजेस। ये एक मेजर कॉज था ग्लोबल डेट क्राइसिस का 2008। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज़। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, हमने बतानी यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एग्जिस्ट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इन इंडिया। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उन्हें अपॉइंट करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो स्पीकर अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है हमारी, स्टैंडिंग कमेटी इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया। सो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नॉट अ टाइप, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज स्टैंडिंग कमेटी जो है ये भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, दैट्स वाई यहाँ, और ये परमानेंट कमेटी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो होगी ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली टू इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल प्राइमरली अप्लाइड। सो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अप्लाई होता है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, इसका आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग with reference to the activities or measures that needs to be taken when the air quality reaches the emergency category। so emergency category में अगर आ जाती है एयर क्वालिटी, अगर emergency वाले कैटेगरी में जाती है तो हमने क्या क्या मेजर्स या एक्टिविटीज़ करनी है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर वो देखते हैं, स्टेटमेंट 1 है क्लोजर ऑफ ब्रिक किन्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ब्रिक किन्स वगैरह होती है इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें क्लोज करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, बैन ऑन द एंट्री ऑफ ट्रक्स इनटू दिल्ली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से जो आवाजाही होती है ट्रांसपोर्ट्स की वो रोक दी जाती है, जो ज़रूरी भी होता है थोड़ा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है, बैन ऑन द एंट्री ऑफ एसेंशियल गुड्स ट्रक्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं कि एसेंशियल गुड्स जो होते हैं, जो एसेंशियल गुड्स के ट्रक्स होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है, तो बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ नॉन एसेंशियल गुड्स जो हैं उनकी एंट्री बंद होती है, नॉन एसेंशियल गुड्स की। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो होगी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ है, शट डाउन ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन दिल्ली एनसीआर। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, जो दिल्ली एनसीआर में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको शट डाउन कर दिया जाता है। फिफ्थ है, क्लोजर ऑफ हॉट मिक्स प्लांट्स एंड स्टोन क्रशर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 5 भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, बस थर्ड हमारी इनकरेक्ट है। 1, 2, 4 एंड 5 जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली 4। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओनली 4। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।